आइए दोस्तों एप्लीकेशंस देखते हैं बर्नौली थ्योरम का, क्योंकि बर्नौली थ्योरम की डेरिवेशन तुमने कर ली थी, जहां पर हमने देखा था कि जो फ्लूइड एनर्जी होती है दैट इज प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आज हम उसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि उसको अप्लाई कर करके हमने क्या चीज़ें बनाई। देखो हम एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखेंगे, हमने निकाला था ना क्या P है ना, डेल्टा P प्लस है ना 1/2 रॉ इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रॉ G इंटू डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अगर प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 होगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा ना हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर H1 H2 बराबर हो, जो हमने पाइप बनाया था ना ये अजीबोगरीब सा इस तरह का डेरिवेशन में, ये दो हाइट थी, यहाँ पे H1 लिया था हमने, यहाँ पे H2 लिया था। अगर हम मान लें हॉरिजॉन्टल पाइप है हमारे पास, तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है H1 H2 बराबर होगा तो डेल्टा H वाली टर्म तो नहीं होगी, 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी इस केस में सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा P प्लस हाफ रॉ इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इसको 0। अगर कांस्टेंट के टर्म में लिखना हो तो सिर्फ P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके लिए जी, हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में सबसे पहला लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग, हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ता है। देखो ये थ्योरी मैंने पूरी लिख दी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप छाप सकते हैं, हेल्प होगी आपको एग्जाम्स में। हम समझ लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, अगर एरोप्लेन में बैठे हो या फिर आप नेट पे भी देख सकते हैं इसको, तो जब एरोप्लेन उड़ता है ना, उड़ने से पहले रनवे पे उसकी स्पीड लगभग 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ता है। पहले वो इतनी तेज स्पीड गेन करता है। अच्छा, उससे क्या हुआ, जब उसने इतनी तेज स्पीड गेन की तो देखो हुआ क्या, जो एरोप्लेन का विंग होता है ना, वो आपको ये जो दिखाया गया पीछे की तरफ, एक्चुअली पीछे सामने की तरफ है। अब ऑब्वियस सी बात है 2D बोर्ड पे 3D ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये एक्चुअल में विंग ऐसे है, आपको पीछे की तरफ देखने में लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये विजुअलाइज हो गया होगा, विजुअलाइज हाँ ठीक है, विजुअलाइज हो गया होगा कि ये कैसा है। तो कुछ इस तरह का ना, आगे से शेप जो है ज़्यादा कर्व है और पीछे से कम कर्व है। ऊपर वाला सरफेस ज़्यादा कर्व है और नीचे की तरफ एक हॉलो शेप टाइप का बना हुआ है, मतलब एक वैकेंट प्लेस इस तरह कुछ बना हुआ है। तो देखो जब इसने बहुत तेज स्पीड पकड़ी तो हुआ क्या, जो मोस्ट ऑफ एयर पार्टिकल्स हैं वो तो ऐसे ऊपर की तरफ से निकल गए, है ना, ज़्यादातर पार्टिकल्स ऊपर से निकल के उनकी स्पीड v1 होगी, और कुछ पार्टिकल्स जो नीचे से जा रहे हैं हवा के, वो टकराएंगे, उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और यहाँ से गुजरेंगे। तो ऊपर से गुजरने वाले एयर पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा, उनकी संख्या ज़्यादा, और नीचे से गुजरने वाले एयर पार्टिकल्स की संख्या भी कम और स्पीड भी कम। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो v1 है दैट इज ग्रेटर देन v2 चल रहा है जी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये दोनों की हाइट, ऊपर वाले सरफेस की हाइट और नीचे वाले सरफेस की हाइट, तो जो डिफरेंस है नेग्लिजिबल है ना, जमीन से अगर आप देखोगे तो नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप की तरह बिहेव करेगा, है ना, एक हवा फ्लो हो रही है हॉरिजॉन्टल पाइप में, ऐसे हम कह सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर हॉरिजॉन्टल पाइप वाला केस उठाएं तो P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना जी। ठीक है, अब देखो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा नीचे वेलोसिटी कम, और P प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर को होना है कांस्टेंट। तो अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होना पड़ेगा, कम। नहीं समझ आ रहा ना, एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कर लेते हैं आपके पास से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा x 8 है और सम तो 10 ही होना है, तो y कितना होना पड़ेगा जी, 2 होना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ x 7 है, सम तो 10 ही होना है, y कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि x 6 हो गया तो y कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि मान लो y 8 हो गया तो x को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। हम कह रहे हैं y 9 हो गया तो x को कितना होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा, क्योंकि सम कांस्टेंट रखना है तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। अब अगर ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को कम होना पड़ेगा, और अगर नीचे वेलोसिटी कम है तो इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ दैट इज P1, नीचे से जो ऊपर की तरफ लगेगा P2, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अपने को क्या समझ में आया कि P2 ग्रेटर देन P1 है, P2 ग्रेटर देन P1 है। ऊपर से नीचे लगने वाला प्रेशर कम, नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर ज़्यादा। तो नेट प्रेशर किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की डायरेक्शन में।
तो नेट प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में होगा, कुछ एरिया होगा विंग का, तो प्रेशर इनटू एरिया से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और हवाई जहाज हवा में ऊपर उठ जाएगा। उससे पहले उसको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। आपने ये देखा होगा ना, जितने भी ये उड़ते हैं आपके पंछी देखा होगा स्टार्टिंग में वो अपने पंखों को ऐसे झड़कते हैं, उनकी शेप भी तो ऐसी होती है ना, अंदर से कर्व होती है, ऊपर से उठी हुई होती है, अंदर ज़्यादा कर्व होती है, मतलब ऊपर ज़्यादा कर्व होती है, अंदर थोड़ा सा वैकेंट प्लेस होता है। वो पहले पंख झड़कते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पंख को झड़क के अपने पंखों के आसपास एयर की स्पीड क्रिएट करी, जिससे कि ये सेम फिनोमेना हुआ। ऊपर जो है स्पीड ज़्यादा हो गई, नीचे कम हो गई, तो नीचे वेलोसिटी कम से प्रेशर ज़्यादा, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा से प्रेशर कम। तो ये था अपना लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग। ये पूरी कहानी जो बताई यहाँ पर छपी पड़ी है, और इस इक्वेशन को ध्यान रखते हैं हम आगे आते हैं। पर तो इस कहानी को मिटा देते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट को अटैक आ गया, हार्ट पे अटैक हो गया। कैसे? बर्नौली की मदद से हम इसको भी समझ सकते हैं। देखो कहानी लिखी हुई है, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। आर्टरी है, मान लेते हैं इस तरह की आपकी ये आर्टरी है ना। अब क्या हुआ, ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से, ज़्यादा एज होने की वजह से ना प्लाक जम जाता है, यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो जाती है वीन्स के अंदर। और जो डिपोजिशन हुई तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था, इस ब्लड फ्लो को रुकावट क्रिएट हुई ना, क्योंकि रास्ता छोटा हो गया आगे से। अब उस जैसी रुकावट कम हुई तो ब्रेन के पास मैसेज गया, क्या? कि भैया ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो गया है। तो उसने क्या करा, ब्रेन ने हार्ट को मैसेज भेजा कि थोड़ा जल्दी जल्दी पंप करो यार, नहीं निकल पा रहा ब्लड। तो हार्ट ने क्या करा, पंप करा। हार्ट ने जैसी पंप करा तो स्पीड क्या होगी जी, यहाँ की बढ़ जाएगी, है ना, स्पीड बढ़ेगी। और यही इक्वेशन P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर, P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप वाला केस यहाँ भी है। तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हुआ, अंदर का कम हो गया। तो अंदर का जो प्रेशर है P1 वो रिड्यूस हो गया। तो अगर अंदर का कम हुआ, इसका मतलब बाहर का क्या अपने आप ज़्यादा हो गया ना। मान लेते हैं पहले अंदर बाहर दोनों तरफ 5-5 ATM था, अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर अंदर का कम हुआ 2 हो गया, तो बाहर का तो भी 5 ही है। तो एक तरह से बाहर का बढ़ गया ना, तो बाहर जो लगने वाला प्रेशर है P2 वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंदर की स्पीड बढ़ाई, प्रेशर कम, तो बाहर का लगने वाला प्रेशर अपने आप बढ़ गई। क्या करेगा, इसको दबा देगा। इसको दबा के क्या करेगा, इसकी जो शेप है ना, काले मार्कर से करते हैं, इसकी जो शेप है थोड़ी सी और ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी इस तरह से। जो ये रास्ता है और छोटा हो गया। जब रास्ता और छोटा हो गया तो ब्रेन के पास फिर से क्या मैसेज जा रहा है भाई, ब्रेन के पास फिर से क्या मैसेज जा रहा है कि ब्लड के फ्लो में रुकावट आ रही है, रास्ता और छोटा हो गया। तो वो क्या करेगा, दिल को और मैसेज भेजेगा कि भैया और तेज पंप करो। अब क्योंकि हमारे दिल के पास दिमाग तो है नहीं, तो भैया क्या करेंगे, पंप कर देंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे, पंप कर देंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर और कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर और कम होगा तो बाहर का प्रेशर और बढ़ जाएगा। ये इसको और दबा देगा, ये इसको और दबाएगा, तो शेप कुछ ऐसी हो जाएगी ना, और छोटा हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस, स्पीड और स्लो हो गई। हार्ट ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि भैया ब्लड के फ्लो में दिक्कत हो रही है। वो हार्ट को मैसेज भेजेगा कि और पंप करो। अब क्योंकि दिल के पास तो दिमाग है नहीं, तो वो और तेज पंप करेगा। तो ये फाइनली ये रिपीटेड इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा बार बार, और फाइनली बाहर का प्रेशर क्या करेगा, आपके आर्टरीज को कोलैप्स कर देगा। और उसी कंटिन्यूअस कोलैप्स को ही हम कहते हैं कि हार्ट को अटैक आ गया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसका भी थ्योरी लिख दी है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। दोस्तों बात करते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स की। देखो ये क्या है, आपके पास 500 लीटर की टंकी छत पे रखी है, और उसके बिल्कुल बॉटम पे आपने क्या करा, जरा सा पिन होल कर दिया, छोटा सा एक आपने कील ली और छोटा सा कील मार दिया। तो छोटा सा जो होल होगा पानी वहाँ से बाहर आएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, हमें उसी की स्पीड निकालनी है। उस निकलने वाले पानी को ही इफ्लक्स कहते हैं, और उसकी स्पीड को स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो हुआ क्या, अब हमें मालूम है जब हमने होल किया तो कुछ v2 स्पीड से पानी बाहर आने लगा। इस वाले छोटे से सर्कुलर पोर्शन का जो ये छोटा सा होल हुआ है यहाँ पे एरिया कुछ A2 मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ का एरिया ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है पानी का, उसका एरिया A1 है। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये v2 स्पीड से आगे निकल रहा है तो पानी ऊपर से v1 स्पीड से नीचे आ रहा होगा। बॉटम से इसका हाइट हमने मान लिया h1 नीचे वाले होल की, और ऊपर सरफेस की हाइट मान ली हमने h2, ठीक है। आइए जी शुरू करते हैं। तो देखो शुरू करने में सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं क्या, बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि P है ना,
P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1। एक साइड का जो फ्लूइड प्रेशर है वो दूसरी साइड के बराबर होगा, प्रेशर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फ्लूइड एनर्जी। तो P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं तक हम रुक जाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करते हैं। अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वो क्या कहता है जी कि जो A1 V1 है दैट विल बी इक्वल टू A2 इंटू V2, है ना। देखो V1 अगर मैं यहाँ से निकालूँ, है ना, हमें V2 निकालना है ना, तो V2 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से V1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। V1 की वैल्यू को उठा के हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, V2 की टर्म्स में। तो V1 की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पे तो A2 इंटू V2 अपॉन में A1, ये बन रहा है। चलो जी V2 की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन एक मिनट, मुझे लगता नहीं कि हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी यार, कुछ दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है, मैं इधर लिखता हूँ, हमारे पास क्या बना, V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 अपॉन में A1, है ना। इधर देखो हमने पिन होल किया है यार, पिन होल, ये जो होल किया है हमने बहुत स्मॉल होल है, वेरी स्मॉल होल, वेरी स्मॉल होल। एक बात बताओ, एक छोटा सा पिन मारा मैंने तो उससे जो होल हुआ होगा उसका एरिया और जो टंकी का सरफेस उसका एरिया, भाई आसमान जमीन का फर्क है, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो A1 है ना ये बहुत 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 ज्यादा है, किससे, A2 से बहुत ज्यादा है। ये भी शायद मैंने कम बना दिया, हमें और दिखाना चाहिए कि बहुत 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 ज्यादा है, किससे, A2 से। तो जो V1 है वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो V1 क्या हो गया, वेरी स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल। और जब इतना स्मॉल है तो नेग्लेक्ट कर देंगे ना, इसको हम ले ही नहीं रहे इक्वेशन में, भगा दिया हमने, बहुत छोटा है। अच्छा दूसरी चीज, ऐसे सोचो जब पानी यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या आपको वो लेवल जल्दी जल्दी नहीं जाता हुआ नजर आएगा क्या, क्योंकि बहुत छोटा सा होल है, पानी बहुत स्मॉल अमाउंट में आ रहा है, तो बहुत छोटा, बहुत स्लाइटली मूव, इतना स्लो मूव होता हुआ नजर आएगा कि स्पीड नहीं है, आप उसके जीरो पाओगे, ऐसा लगेगा मूव ही नहीं हो रहा। क्लियर हुआ ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके V2 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें क्या पता लग गया V2 तो भैया सॉरी V1 को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें क्या पता लगा V1 तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो रहा है, भगा देंगे उसको। तो इस इक्वेशन में देखो क्या क्या गया, P1 बचा, है ना, P1 कुछ तो प्रेशर होगा इस साइड का, इस इक्वेशन में अपना एक सेकेंड मार्कर को क्या हो गया, P1 बचा, P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर जी, ये तो वैसे ही खत्म, प्लस रॉ GH1 इज इक्वल्स टू इधर का प्रेशर P2। अब देखो ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, प्लस 1/2 इंटू रॉ इंटू V2 स्क्वायर, प्लस एक और चीज़ देखो, ये बहुत बॉटम पे है, बहुत बॉटम पे है, बहुत नीचे। जब बहुत नीचे है तो एक और असम्पशन क्या लेके चल रहा है कि जो H1 है बहुत 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 छोटा है H2 से, तो उस केस में H1 को भी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो H1 भी नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब कोई पूछेगा सर A1 A2 भी तो बहुत छोटा है, उसको भी नेग्लेक्ट कर दे, अब कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, हमें पुट ही नहीं करना कहीं पर, नेग्लेक्ट करो ना करो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपने पे इक्वेशन अभी तक कहाँ पहुंचे हैं जी, 1/2 रॉ इंटू V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ लिया तो P1 माइनस का P0 है ना, और प्लस का H1 और H1 एक सेकेंड, हम ऐसा करते हैं ना, देखो H1 इसको मान लेते हैं और H2 इसको मान लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। तो H2 हम कह रहे हैं, H2 बहुत छोटा है, H2 बहुत छोटा है H1 से, तो H2 नेगलेक्ट हो जाएगा तो H1 आएगा खाली, और H1 को अब हम H कह के चल रहे हैं, हाइट मान के चल रहे हैं, 1 2 मानने की जरूरत क्या, जब 1 की हाइट है, 1 की हाइट बची है, तो H रॉ जी, ठीक है। देखो रॉ डिवाइड में जाएगा दोनों के, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स P1 माइनस P2 बाय रॉ प्लस H इंटू जी, क्योंकि 2HG, और रॉ डिवाइड में आके रॉ से रॉ कट गया, 2HG बचेगा, स्क्वायर हटा के वहाँ पे रूट लगाते हैं, तो V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू में P1 माइनस P0 बाय रॉ
प्लस का 2h इंटू जी। ये हमारे पास वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई। लेकिन यही ख़त्म नहीं हुआ। देखो अगर हम क्या करें, छोटा सा असम्पशन है, इफ टैंक इज ओपन, अगर हम मान लें टैंक ओपन है तो जो ये P1 है ये भी तो एटमॉस्फेयर में खुल गया ना, तो ऊपर से भी कौन सा प्रेशर लग रहा है, P0 लग रहा है। तो जरा देखना यहाँ पे P0 पुट करेंगे, P0 माइनस P0 जीरो, ये पूरा खत्म। तो जो V है सिर्फ किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2GH के, अंडर रूट 2GH के बराबर आ गया। और ये रूट 2GH अगर काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकल मोशन, फ्री फॉल, थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये फॉर्मूला याद आएगा। पढ़ा है हमने, पता है कहाँ पढ़ा है, मैं दिखाता हूँ। अब एक छोटा सा असम्पशन लेके चल रहे हैं क्या, मान लेते हैं इसी पॉइंट पर हमने एक m मास के बॉल को भी ड्रॉप करा है, u0 है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितनी स्पीड से ये नीचे टकराएगा, आपको ये स्पीड बतानी है, कितनी स्पीड से टकराएगा। तो जी फ्री फॉल हो रहा है ना, ड्रॉप किया है, इनिशियल स्पीड 0 है, h1 जो कि हम h कह रहे हैं, h ट्रेवल करके आ रहा है, v स्पीड से टकरा रहा है। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं वहाँ पे हम, है ना, अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2as। ठीक है जी, अगर इसको अप्लाई करें तो देखो v हमें निकालना है, u ड्रॉप किया है तो 0 है, इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, माइनस g, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, माइनस का h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2gh। v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2gh। यानी कि क्या पता लगा, किसी भी टंकी में अगर आप उसके बॉटम पे कोई होल करोगे तो जितनी स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, अच्छा अगर उतने ही हाइट पर एक आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो जितनी स्पीड से वो ज़मीन से टकराएगा वो दोनों स्पीड बराबर रहेगी। यानी वो जितनी स्पीड से ज़मीन से टकरा रहा है, या फिर यूँ कहें कि जितनी स्पीड से पानी बॉटम के होल से बाहर आ रहा है, वो दोनों की स्पीड सेम है। स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड सेम है, वैल्यू सेम है, वेलोसिटी का फ़र्क हो जाएगा, डायरेक्शन का फ़र्क है। क्योंकि बॉल की बात करोगे तो वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, और पानी वाले की बात करेंगे तो वेलोसिटी राइट साइड में है। तो वेलोसिटी तो अलग अलग है ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, लेकिन स्पीड दोनों की अलग है। तो ये जो हमने निकाला ना, क्या ये जो हमने निकाला कि स्पीड विद विच बॉल हिट्स ग्राउंड विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। मालूम है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टॉरिसिलीज लॉ बोलते हैं। टॉरिसिलीज लॉ, टॉरिसिली भैया ने ये प्रूव किया था, वही टॉरिसिली जिन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकाली थी, उन्हीं टॉरिसिली ने इस बात को भी प्रूव करके दिखाया था। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में।